एक गांव में एक नंदिनी नाम की गरीब औरत अपनी 5 साल की बेटी के साथ अकेली रहती थी। नंदिनी के पति का एक सड़क दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया था। तभी से वो अपना घर चलाने और अपनी बेटी को पालने के लिए खिलौने बेचने का काम करती थी। भैया, अपने बच्चों के लिए ये खिलौने ले जाओ। बहन जी, आप अपने बच्चों के लिए ये खिलौने खरीद लो। बेटा, तुमको ये गुब्बारे चाहिए? तभी एक बच्चा अपनी मम्मी से गुब्बारे खरीदने की जिद करने लगता है। मम्मी मम्मी, मुझे ये गुब्बारे चाहिए। अच्छा रुक, पूछने दे कितने के हैं। मैं बस सब्जी खरीदने के लिए ही पैसे लाई थी। ये गुब्बारे कैसे दिए? 5 रुपए के 3 और 10 रुपए के 7। अरे भाई, मैं तो इतने पैसे नहीं लाई, मैं तो सब्जी खरीदने ही आई थी। और ये जिद करने लगा। रहने दो, दोबारा जब आऊंगी तब ले लूंगी। नहीं मम्मी, मुझे अभी चाहिए। नंदिनी को बच्चे पर दया आ जाती है। बहन जी, कोई बात नहीं, ये लीजिए गुब्बारे, ये मेरी तरफ से इस बच्चे को दे दीजिए। नहीं नहीं। तभी बच्चा नंदिनी से गुब्बारे लेकर वहाँ से भाग जाता है। ले लीजिए, आप ये पैसे रख लीजिए। नहीं नहीं बहन जी, मुझे पता है आपके पास सब्जी लेने के पर्याप्त पैसे भी नहीं हैं। मैं ये आपसे नहीं ले सकती। बच्चे की मम्मी नंदिनी की बेटी की तरफ देखती है और उसे अपनी दुआएं देकर वहाँ से चली जाती है। भगवान तुम्हारा भला करे बहन। नंदिनी अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराती है। तभी देखते हैं पास ही के पेड़ के पीछे से छुपकर नंदिनी को एक चुड़ैल देख रही होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसके पास खुद के खाने के लिए नहीं है वो दूसरों की मदद कर रही है? चलो चलकर देखते हैं ये असल में माजरा क्या है। वो एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर नंदिनी के पास आती है। चुड़ैल नंदिनी को एक खिलौना दिखाकर पूछती है, बेटी ये कितने का है? माताजी, ये 20 रुपए का है। ओ, 20 रुपए? और ये वाला? ये 15 का है। लगता है आज मुझे खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। आज मेरी पोती का जन्मदिन है। सोच रही थी उसके लिए कोई उपहार ले जाती, लेकिन मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं उसे कुछ दे सकूं। नंदिनी उस बूढ़ी औरत को 20 रुपए वाला खिलौना निकाल कर दे देती है और कहती है, ये आप अपनी पोती के लिए ले जाइए, लेकिन इसके पैसे अभी आपके पास पैसे नहीं हैं। जब भी आपके पास इसके पैसे आ जाएं, तब आप मुझे लाकर दे देना। बूढ़ी औरत ये सुनकर चुड़ैल के भेष में आ जाती है, जिसे देखकर नंदिनी और उसकी बेटी डर जाते हैं। इस पर वो चुड़ैल उनसे कहती है, यहाँ आओ मेरे पास। नंदिनी और उसकी बेटी डरे हुए हैं। डरो नहीं, यहाँ आओ। नंदिनी और उसकी बेटी धीरे धीरे उसकी तरफ जाती हैं। चुड़ैल नंदिनी के सर पर प्यार से हाथ रखती है और कहती है, तुम्हें पता है मैं कब से एक नेक दिल इंसान को ढूंढ रही थी। आप नेक दिल इंसान को क्यों ढूंढ रही थी? मैं भी तुम्हारी ही तरह नेक दिल चुड़ैल हूँ। मुझे किसी ने ये दिया था, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं है। वो अपनी साड़ी के पल्लू से एक हीरा निकालकर नंदिनी को दे देती है और मुझसे कहा था कि मैं ये हीरा किसी जरूरतमंद और जो नेक दिल का हो उसको ही दे सकती हूँ। मुझे कब से ऐसे इंसान की तलाश थी, और आज जब मैंने देखा कि तुम अपनी और अपनी बेटी की परवाह किए बिना दूसरों के बारे में सोचती हो, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारा इम्तिहान लेने आ गई और तुम उसमें भी पास हो गई। ये लो नंदिनी, अब ये तुम्हारा हुआ और आज के बाद तुम्हें कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत सारी पुरानी किताबों से भरा राघव का कमरा। राघव एक खोज करता है जो पुराने ग्रंथों में वर्णित रहस्यमयी जगहों को खोजने का कार्य करता है।
राघव के कमरे में चारों तरफ की दीवारों में बनी अलमारियों में हजारों पुरानी किताबों का भंडार है। आसपास 2 कुर्सी पड़ी है जिस पर राघव के पास आने वाला व्यक्ति बैठ सकता है। पास की एक स्लैब पर चाय और कॉफी बनाने का सामान रखा है। एक स्टडी टेबल है जिस पर राघव सुबह सुबह किसी ऐसी ही पुरानी किताब को पढ़कर उसमें बताई जगह को खोजने की कोशिश कर रहा है। वही टेबल पर एक लैपटॉप है जिस पर राहुल इंटरनेट के माध्यम से उन जगहों को खोजने की कोशिश करता है। राघव अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हाँ, 1 मिनट आ रहा हूँ। राघव स्टडी टेबल से उठकर दरवाजा खोलने जाता है। सामने किसी को देखकर राघव खुशी से चिल्लाता है। तुम पीयूष, अमेरिका से वापस कब आए? बताया भी नहीं मुझे। साले अंदर नहीं बुलाएगा क्या? सारा रहस्य यहीं खोल दूं? ओह सॉरी यार, सॉरी। चल अंदर आजा। कैसा है तू और कैसा चल रहा है तेरा काम ठीक ठाक चल रहा है ना? अरे बढ़िया। तू बता, आज अचानक सुबह सुबह, वो भी बिना बताए। तू तो जानता ही है कि मैं कहानियाँ लिखने के लिए अलग अलग जगहों पर घूमता रहता हूँ। बस ऐसे ही एक कहानी की तलाश में हूँ जो रहस्य से भरी हो और साथ साथ ही डरावनी भी होनी चाहिए, लेकिन जगह असल में होनी चाहिए। अब तेरा काम ही ऐसी जगह ढूंढने का है। बोलते हुए पीयूष राघव की स्टडी टेबल पर पड़ी एक किताब को पलटने लगता है। राघव अपने लिए और पीयूष के लिए चाय बना रहा था। राघव चाय बनाते हुए पीछे पीयूष की तरफ पलटकर बोलता है। हाँ, क्या हुआ? तू कर्मपुर के बारे में जानता है? नहीं यार, बस अभी पढ़ ही रहा हूँ। काफी डरावनी जगह बताई गई है इसमें तो। तू कैसे जानता है कर्मपुर के बारे में? तब तक राघव चाय बनाकर टेबल के पास ले आता है और एक चाय पीयूष को देकर उसे बैठने का इशारा करता है और खुद भी बैठ जाता है। मैं इस जगह के बारे में अच्छे से जानता हूँ। अमेरिका में मुझे किसी ने बताया था और इंडिया में भी इसी के तलाश में आया हूँ ताकि इस पर कहानी लिख सकूँ। फिर देर किस बात की है? चलते हैं इस जगह पर। दोनों की मंजिल जब एक ही है तो। दोनों दोस्त कमरे से निकलकर गाड़ी निकालकर कर्मपुर जाने वाली सड़क की तरफ चल पड़ते हैं। कर्मपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर पीयूष गाड़ी चला रहा है और राघव पास की सीट पर बैठा हुआ है। गाड़ी में धीमा धीमा मजेदार संगीत चल रहा है। पास की दाईं तरफ एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर कर्मपुर लिखा हुआ था। गाड़ी कर्मपुर गांव की सीमा में पहुंच चुकी थी। तभी अचानक पीयूष ने ब्रेक लगाया तो राघव सामने के ग्लास से टकरा गया। क्या हुआ? पीयूष, इस तरह से कोई ब्रेक मारता है क्या भाई? वो मुझे लगा कि कोई सामने से अचानक गुजरा है, इसलिए मैंने अचानक से ब्रेक लगा दिया। तुम ठीक तो हो ना दोस्त? राघव अपने सिर में लगी चोट को सहलाते हुए बोलता है। साले, जिसके पास तेरे जैसे दोस्त हो वो ठीक कैसे रह सकता है? अचानक से दोनों चौंक कर इधर उधर देखने लगते हैं। राघव और पीयूष एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक साथ बोल पड़ते हैं। तुमने कुछ सुना? पीयूष सामने की तरफ देखते हुए घबरा कर राघव से बोला। राघव, वो देख सामने। राघव को भी सामने एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए हैं और खून से लथपथ दिखाई देती है जो उनकी तरफ ही आ रही थी। पीयूष, गाड़ी को भगा और रोकना बिल्कुल भी मत। पीयूष गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ाता है और गाड़ी उस औरत से होकर निकल जाती है, लेकिन औरत को कुछ नहीं होता, जैसे गाड़ी किसी पर्दे से होते हुए निकली हो। साले, ये तो अभी से इतना भयानक है, आगे तो पता नहीं क्या होगा। मेरी मान, वापस चलते हैं। नहीं पीयूष, वापस नहीं चलेंगे। आज तो इसका रहस्य जानकर ही वापस चलेंगे। तभी वातावरण में किसी के चीखने की एक भयानक और डरावनी आवाज गूंजती है। वो दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले गाड़ी को किसी ने हवा में उछाल दिया। चारों तरफ का वातावरण भी एकदम से बदल जाता है। वातावरण में डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। गाड़ी पलट जाती है, उसके कांच टूट जाते हैं। पीयूष और राघव को भी चोट लग जाती है। दोनों खून से लथपथ बाहर निकलते हैं
तभी राघव को किसी ने हवा में उछाल दिया। पीयूष बचाओ, बचाओ मुझे पीयूष। पीयूष ऊपर की तरफ देखकर चिल्लाता है। राघव कुछ नहीं होगा तुझे भाई। तभी पास के एक पेड़ से कुछ गिरने की आवाज आती है। पीयूष जैसे ही घूमकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि गिरने वाली चीज और कोई नहीं राघव ही था। राघव, राघव, राघव उठ मेरे भाई, उठ जा यार, उठ, चल चल चल। पीयूष राघव को उठाता इससे पहले ही किसी अदृश्य चीज ने उनके सिर पर वार किया और दोनों बेहोश होकर गिर गए। सिटी हॉस्पिटल पास के 2 बेड जिस पर राघव और पीयूष भर्ती थे। डॉक्टर ने उनको पैरालाइज घोषित कर दिया था। अब दोनों ना उठ सकते हैं और ना ही अपने आप हिल सकते हैं और ना तो कुछ बोल सकते हैं। कर्णपुर में दोनों की ऐसी हालत किसने बनाई, ये आज तक किसी को नहीं पता चला।